राज की बात में पहली राज आपको बता देते हैं। अब माकपा भी चुनावी मैदान में उतर गई है, तो लगातार अब विधानसभा चुनाव नजदीक है तो सारी ही पार्टियां मैदान में उतरती हुई भी जरूर दिखाई देंगी। हालांकि पहले माकपा की पहले कांग्रेस से गठबंधन की चर्चा चल रही थी, लेकिन अब माकपा ने 17 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है और साथ ही साथ विधायक बलवान पूनिया फिर लड़ेंगे भादरा से चुनाव। तो गिरधारी मैया डूंगरगढ़ से लड़ेंगे चुनाव, तो वहीं पूर्व विधायक अमराराम दातारामगढ़ से लड़ेंगे। तो ये माकपा के उम्मीदवारों के आपको नाम बता रहे हैं जो 17 उम्मीदवारों की सूची जारी की गई है। हालांकि पहले ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस पार्टी से गठबंधन कर सकती है, लेकिन फिलहाल अब ये आपको राज की बात बता रहे हैं कि 17 उम्मीदवारों की पहली सूची माकपा ने जारी कर दी है। तो वहीं पेमाराम की अगर बात करेंगे तो धूत से वो चुनाव लड़ेंगे, लक्ष्मणगढ़ से विजेंद्र ढाका को टिकट दिया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि जो भी इनके सामने है तो कितने चुनाव में इनकी सीटें आती हैं। और सबसे बड़ी बात यह भी कि अगर गठबंधन की बात हो रही थी तो अब गठबंधन के कयास लगाना भी लोगों ने बंद कर दिया है, क्योंकि देखिए 17 उम्मीदवारों की सूची अब माकपा ने जारी कर दी है। तो आपको एक बार फिर से ये नाम बता देते हैं उम्मीदवारों के जो प्रत्याशी इस सूची में शामिल है। गिरधारी मैया डूंगरगढ़ से चुनाव लड़ेंगे, तो वहीं भादरा से चुनाव लड़ेंगे विधायक बलवान पूनिया जिनको प्रत्याशी बनाया गया है। तो वहीं 17 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करने के बाद ये कुछ ऐसे नाम हैं जो आपको बता दें कि कांग्रेस से गठबंधन की चर्चा के बाद लेकिन आज माकपा ने 17 उम्मीदवारों की पहली सूची कर ये साफ कर दिया है कि गठबंधन अब शायद ही कयास कम लगाए जाएंगे। तो पूर्व विधायक अमराराम दातारामगढ़ से उनको टिकट दिया गया है, पेमाराम धूत से चुनाव लड़ेंगे, तो लक्ष्मणगढ़ से जितेंद्र ढाका को टिकट दिया गया है। अब राज की बात में दूसरी खबर बताएंगे आपको मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई। आज नामांकन के आखिरी दिन मुख्यमंत्री शिवराज ने पर्चा भरा, तो धर्मपत्नी साधना के साथ आरओ के समक्ष प्रस्तुत ये नामांकन किया। तो अपनी पत्नी के साथ वो गए और पर्चा भरा। शिवराज ने आज बुधनी विधानसभा सीट से नामांकन पत्र भरा। तो आपको ये भी बता दें कि नामांकन से पूर्व, नामांकन से ठीक पहले सीएम शिवराज सपरिवार जैत भी गए थे। जैत ने नर्मदा पूजन किया, पूजा अर्चना की, हनुमान मंदिर में पूजा की और साथ ही साथ पैतृक घर में कुलदेवी देवताओं का पूजन भी किया। इसके बाद सीएम शिवराज सलकनपुर में मां विजयसान की पूजा कर बुधनी पहुंचे और नामांकन के दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं, बच्चियां और बुधनी विधानसभा की जनता भी शामिल हुई। तो आपको बता दें कि आज पर्चा भरा सीएम शिवराज सिंह चौहान ने। ये आपको राज की बात बता रहे हैं, क्योंकि लगातार अब देखिए 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। हालांकि राजस्थान में फिलहाल तक अभी शुरू नहीं हुई है, शुरू हो गई है, लेकिन नामांकन का आखिरी दिन आज मध्य प्रदेश में था। तो देवताओं का पूजा अर्चन किया। इसके बाद सीएम शिवराज ने मां विजयसान के दर्शन किए, अपनी कुलदेवी के दर्शन किए, उनसे प्रार्थना की और साथ ही साथ उसके बाद अपनी पत्नी साधना के साथ पर्चा भरा। अब राज की बात में बात होगी राजस्थान की, जहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं। 25 नवंबर को मतदान होना है, लेकिन उससे पहले सियासत भी गर्म चल रही है। राजस्थान विधानसभा चुनाव अब दिलचस्प मोड़ पर है, क्योंकि कांग्रेस और भाजपा दोनों ही एक दूसरे के गढ़ में सेंधमारी करते हुए नजर आ रहे हैं। जानकार सूत्र कहते हैं कि संकेत है 2019 लोकसभा का चुनाव लड़ चुके 5 नेता बीजेपी के संपर्क में है। यानी कि अब कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर संपर्क में है यानी कि बातचीत हो रही है, तो इसका मतलब बीजेपी के कुछ नेता जो लोकसभा में लड़ चुके हैं चुनाव, अब वो कांग्रेस में, माफ कीजिएगा, बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस के 5 सांसद बताए जा रहे हैं। ये प्रत्याशी अगले 2 दिनों में थाम सकते हैं बीजेपी का दामन, और उसके बाद उदयपुर और हाड़ौती संभाग के नेता बताए जा रहे हैं। ये 5 सांसद भाजपा के संपर्क में है और ऐसे कयास भी लगाए जा रहे हैं कि अब वो दामन थाम सकते हैं बीजेपी का। 2019 लोकसभा चुनाव में नहीं जीता था कांग्रेस का एक भी प्रत्याशी। आपको बता दें कि 2019 में लोकसभा चुनाव हुए थे और उसके अंदर कांग्रेस का इनमें से एक भी प्रत्याशी नहीं जीता था। मोदी की प्रचंड लहर में ताश के पत्तों की तरह ये सभी कांग्रेस नेता ढह गए थे, लेकिन अब ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि अब मोदी की प्रचंड लहर में ताश के पत्तों की तरह ढह तो गए कांग्रेस नेता, लेकिन अब उनको एक नया मौका चाहिए। तो अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ये वो 5 नेता अब वो
बीजेपी के संपर्क में है, बातचीत चल रही है और अब सवाल यही है कि क्या उन बीजेपी पार्टी में ये शामिल हो जाएंगे, क्योंकि हम बीते दिनों की भी अगर बात करते हैं तो कई ऐसे नेता है, चाहे हम कांग्रेस की ज्योति खंडेलवाल की अगर बात करें तो वो भी बीजेपी में शामिल हो गई और अब ऐसा माना जा रहा है कि उनको शायद किशनपोल सीट से टिकट दे दिया जाए। तो ये अपने आप में राज की बात है। हालांकि अभी राज जब ही खुलेगा जब कांग्रेस या बीजेपी की नई सूची जारी होगी। चलिए अगली राज की बात आपको बता देते हैं। राजस्थान कांग्रेस के लिहाज से स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक काफी अहम मानी जा रही है, जो कि बीते दिन हुई और साथ ही साथ स्क्रीनिंग कमेटी में अलायंस बागियों पर भी बैठक में फैसला हो सकता है। सीएम गहलोत ने सीपीएम आरएलडी में अलायंस के लिए संकेत दिए थे, तो वहीं पूर्व में बगावत कर चुके नेताओं को टिकट देने पर भी चर्चा तेज है, क्योंकि देखिए अब आज सीसी की बैठक हो रही है, उसके बाद सूची भी आ सकती है ऐसा भी कहा जा रहा है। लेकिन फिलहाल स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक पे मंथन हुआ और साथ ही साथ आपको बता दें कि जो पूर्व में बगावत कर चुके नेताओं को टिकट देने पर भी चर्चा हुई, क्योंकि अब देखिए कांग्रेस पार्टी बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहती, क्योंकि उतनी जितनी सीटें बाकी हैं, करीब 100 से 105 सीटें बाकी हैं, उन पे मंथन किया जा रहा है, उन पे सूची भी जारी होगी और इस बार माना जा रहा है कि जो चौथी सूची कांग्रेस पार्टी निकालेगी वो जंबो सूची होगी। तो पूर्व में जो भी नेताओं ने बगावत की थी, क्या उनके टिकट रखने हैं, काटने हैं, क्या कोई रिस्क तो नहीं है, उन पर भी चर्चा की जा रही है। तो आरएलडी में अलायंस के लिए भी संकेत दे दिए हैं, सीएम गहलोत ने ये संकेत दिए हैं। और आपको बता दें कि स्क्रीनिंग कमेटी में अलायंस बागियों पर भी बैठक में फैसला हो सकता है। तो ये आपको राज की बात बता रहे हैं। हालांकि आज सीसी की बैठक हो रही है, तमाम कांग्रेस के नेता उसमें मौजूद हैं, आला कमान मौजूद है, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मुख्यमंत्री गहलोत, सचिन पायलट, तमाम नेता इसमें मौजूद हैं और चर्चा हो रही है उन शेष सीटों को लेकर। अब राज की बात में बात होगी जोधपुर जिले की। राजस्थान की हॉट सीट मानती है जोधपुर, जहां पर सरदारपुरा का एक बार फिर नाम चर्चाओं में है, क्योंकि एक युवा छात्र नेता पर बीजेपी अपना दांव खेल सकती है। सीएम गहलोत के सामने उतारा जा सकता है छात्र नेता रविंद्र सिंह भाटी को, जिन्होंने हाल ही में ज्वाइन की है बीजेपी, तो उनको मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने उतारा जा सकता है। तो ये आपको राज की बात बता रहे हैं, जहां पर एक युवा छात्र नेता जिन्हों कहा जाता है, अब उनको मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने उतारा जा सकता है। तो बीजेपी ये दाव खेल सकती है और साथ ही साथ ये युवा चेहरा है, तो छात्र नेता भी हैं और सरदारपुरा एक बार फिर चर्चाओं में अब है, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहां से नामांकन भरेंगे और साथ ही साथ उनके सामने रविंद्र सिंह भाटी को उतारा जा सकता है, क्योंकि हाल ही में बीजेपी उन्होंने ज्वाइन की है। तो ये आपको एक राज की बात बता रहे हैं राजस्थान चुनाव से जुड़ी हुई। हालांकि अब जब कांग्रेस की लिस्ट आएगी या बीजेपी की जब लिस्ट आएगी, जब ही ये साफ हो पाएगा कि क्या रविंद्र सिंह भाटी को बीजेपी मुख्यमंत्री के सामने उतारती है या फिर नहीं। तो राजस्थान चुनाव बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि देखिए युवा चेहरा और मुख्यमंत्री जो राजनीति के जादूगर कहे जाते हैं, उनके सामने युवा चेहरे को उतारना, क्या बीजेपी ऐसा रिस्क लेगी या नहीं लेगी, ये तो लिस्ट आने के बाद पता चलेगा। लेकिन हाल ही में हम अगर ज्योति खंडेलवाल की बात करते हैं, हम युवा नेता जो ये छात्र नेता हैं रविंद्र सिंह भाटी, इनकी बात करते हैं, इन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है, बीजेपी का दामन थामा है और ऐसे कयास भी लगाए जा रहे हैं कि आगे भी अब बीजेपी का दामन थाम सकते हैं कांग्रेस के कुछ नेता। तो अब क्या बीजेपी क्या कुछ रिस्क लेती है, जो भी चर्चा होगी, क्योंकि तीसरी सूची का इंतजार है, तीसरी सूची का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, जो कि बीजेपी अब लाएगी। तो राजस्थान चुनाव की ये हॉट सीट बताई जा रही है सरदारपुरा, जहां से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को प्रत्याशी बनाया गया है। तो वहीं ये हॉट सीट कही जाने वाली सरदारपुरा की सीट एक बार फिर से चर्चाओं में है, क्योंकि एक युवा नेता, एक युवा चेहरा मुख्यमंत्री के सामने होगा, ऐसा चर्चा हो रही है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि बीजेपी ने अभी अपनी तीसरी सूची जारी नहीं की है, 2 सूचियां उन्होंने जारी कर दी। पहली सूची की हम बात करते हैं तो 41 प्रत्याशियों के नाम थे, दूसरी सूची की बात करते हैं तो 83 नाम थे। तो वहीं कांग्रेस पार्टी की भी आज सीसी की बैठक चल रही है, उसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि आज वो अपनी चौथी सूची जारी कर सकती है। चलिए अगली आपको राज की बात बताते हैं। धर्म संकट में अब कांग्रेस पार्टी है।
कांग्रेस की चौथी सूची को लेकर दिल्ली तक चर्चा तेज है, क्योंकि देखिए फिलहाल सीसी की बैठक शुरू हो चुकी है। केंद्रीय चुनाव समिति की ये बैठक लगातार जारी है। तमाम इसमें नेता मौजूद हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और तमाम सीटों को लेकर चर्चा की जा रही है। चाहे वो हम बाली सीट की बात करें, सुमेरपुर की बात करें, पाली, जैतारण में अभी तक कांग्रेस के प्रत्याशी घोषित नहीं हुए हैं। तो जैतारण विधानसभा सीट कांग्रेस के लिए बनी चिंताजनक, क्योंकि या तो इस सीट पे कोई सहमति नहीं बन पा रही है, क्योंकि अब धर्म संकट में कांग्रेस पार्टी है कि आखिरकार जैतारण सीट से टिकट किसको दिया जाए। तो अब आखिर किसको दिया जाएगा टिकट, ये अपने आप में एक सवाल बना हुआ है, क्योंकि सीसी की बैठक लगातार जारी है। करीब 1 से 1.5 घंटा इस बैठक को हो गया है, लेकिन अब कितनी देर ये सीसी की बैठक चलेगी, ये अपने आप में देखने वाली बात होगी। आखिर किसको दिया जाएगा इस सीट से टिकट और कौन कौन ऐसे उम्मीदवार होंगे जिनको इन सीटों से टिकट दिया जाएगा या फिर नए चेहरे होंगे। तो एक तरफ भाजपा से बागी हुए सुरेंद्र गोयल, तो दूसरी तरफ किशोर चौधरी, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष और एनएसयूआई जिला अध्यक्ष हैं किशोर चौधरी, और साथ ही साथ राहुल गांधी की मंशा युवाओं को मौका मिले। तो अब देखिए, या तो जो आसपास के नेता हैं, चाहे वो माला कमान की बात करें या फिर जो राजस्थान के तमाम दिग्गज नेता हैं, उनमें दोनों में कोई सहमति नहीं बन पा रही है, क्योंकि टिकटों का वितरण नहीं हुआ है, नामांकन की तारीख पास है, मतदान की तारीख पास है। राहुल गांधी चाहते हैं कि युवाओं को मौका दिया जाए, तो स्थानीय लोगों की पसंद है किशोर चौधरी। तो अब ये पेच अटका हुआ है कि आखिर जैतारण सीट से या फिर जो मैंने आपको सीटों के नाम बताया, चाहे वो हम बाली की बात कर ले, सुमेरपुर की बात कर ले, तो अब इन सीटों से किसको प्रत्याशी बनाया जाए, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अब लोगों की पाली जिले की इन विधानसभा सीटों पर नजर है, क्योंकि आपको बता दें कि चुनाव नजदीक हैं और साथ ही साथ युवाओं को मौका मिले, ऐसा राहुल गांधी चाहते हैं। तो अब यहाँ पेच अटका हुआ है, क्योंकि जो सीटें आपको बताई गई, चाहे वो जैतारण सीट की बात करें या फिर हम बात करें बाली सीट की, सुमेरपुर सीट की, तो ये सीटें कांग्रेस के लिए अब चिंताजनक बनी हुई है। क्योंकि देखिए, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई, अब सीसी की बैठक लगातार जारी है और कई ऐसे ये नाम हैं जिन पे पेच फंसा हुआ है कि आखिर टिकट किसको दिया जाए, क्योंकि डैमेज होने का भी कांग्रेस पार्टी को डर है। जब एक तरफ जाहिदा खान के विरोध में, समर्थन में लोग वहां पर आए थे, चाहे वो हम स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक की बात करें, कांग्रेस वॉर रूम के बाहर जाहिदा खान के विरोध में लोग थे कि उनको टिकट ना दिया जाए, समर्थक वहां पर मौजूद थे। तो अब इस पूरे डैमेज को कैसे कंट्रोल किया जाए, ये सबसे बड़ा सवाल कांग्रेस पार्टी के लिए है। तो अब ये दिलचस्प भी होगा और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी के लिए चिंताजनक भी है कि आखिर किसको टिकट दिया जाए, किसका टिकट काटा जाए। लेकिन अब आज सीसी की बैठक लगातार जारी है, तो इसके बाद साफ हो पाएगा कि आखिर जो कांग्रेस की चौथी सूची है उसमें किस किस के नाम होंगे, किस किस का टिकट कटेगा, कौन से ऐसे नए चेहरे होंगे। तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल बना हुआ है। चलिए, राज की बात में अब बात कर लेते हैं राजस्थान विधानसभा चुनाव की, जहां पर निष्पक्ष चुनाव से पहले कसावट दिखने लगी है। राजधानी समेत कई शहरों में पुलिस के साथ केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों ने मोर्चा संभाल रखा है। अंधेरा ढलने के साथ ही जगह जगह नाकेबंदी दिखाई देती है और साथ साथ ही आईटीबीपी के हथियारबंद जवान भी हर नाके पर मुस्तैदी के साथ ड्यूटी करते हुए नजर आते हैं। तो नाकेबंदी से गुजरने वाले वाहन पर सुरक्षा कर्मियों की पैनी नजर रहती है और थोड़ा सा भी अगर उनको शक होता है तो चेकिंग की जाती है नाकेबंदी के दौरान, और फिर उसके बाद उन पे कार्रवाई भी की जाती है। आईटीबीपी और पुलिस के जवान वाहन की सघन चेकिंग करते हैं। तो यही कारण है कि नाकों पर इस बार कई वाहन बड़ी संख्या में उगल रहे हैं नकदी और शराब। अवैध शराब भी जब्त की जा रही है, नकदी जब्त की जा रही है। लगातार जो पुलिस बल है, जो प्रशासन है, वो तैनात है, क्योंकि देखिए चुनाव नजदीक है, मतदान होना है, आचार संहिता लागू है और उसका उल्लंघन करते हुए भी अगर कोई नजर आता है, किसी पे शक होता है, तो उससे पूछताछ होती है। चाहे वो आईटीबीपी की टीम हो, पुलिस हो, प्रशासन हो, जवान वाहन वहां पर सघन चेकिंग करते हैं और थोड़ा सा शक होने पर उनसे सवाल जवाब करते हैं। और अगर सवाल पूछते हुए कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं आता है तो उन पे कार्रवाई होती है, पूछताछ होती है। तो नाकेबंदी से गुजरने वाले हर वाहन पर अब सुरक्षा कर्मियों की पैनी नजर रहती है। तो साथ ही साथ रात भर ड्यूटी नजर करते हुए जवान नाके पर मुस्तैद खड़े होते हैं। तो आईटीबीपी के हथियारबंद जवान भी नाके पर मुस्तैदी से चेकिंग करते हैं। जगह जगह नाकेबंदी दिखने लगी है, क्योंकि चुनाव नजदीक है और किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसलिए ये नाकेबंदी और साथ ही साथ भारी पुलिस जाब्ता भी तैनात किया जाता है। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात रहती है और इतने दिनों से ये कार्रवाई लगातार भी जारी है, लगातार चेकिंग जारी है। अगर संतोषजनक जवाब किसी से नहीं मिलता है, चाहे वो हम 4 व्हीलर की बात करें, 2 व्हीलर की बात करें, तो पूरी चेकिंग होती है और उसके बाद ही उनको आगे
जाने दिया जाता है। तो यही कारण है कि नाकों पर इस बार वाहन बड़ी संख्या में अब नकदी और शराब भी उगल रहे हैं। एक और राज की बात कर लेते हैं। हाथ से तलवार चलाने वाला अब झाड़ू चलाएगा। ये आपको राज की बात बता रहे हैं। जी हां, सीनियर पार्षद उम्रदराज ने ज्वाइन कर ली है आम आदमी पार्टी। काफी दिग्गज नेता ये बताए जाते हैं। उम्रदराज ने अब आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है। आम आदमी पार्टी में बहुत कम लोग जानते हैं कि पार्षद उम्रदराज तलवारबाजी के नेशनल चैंपियन भी है। तो उनके जन्मदिन और शादी की सालगिरह में भी रोचक सहयोग रहा है। 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस को उम्रदराज का जन्मदिन आता है, तो वहीं उनकी शादी की सालगिरह, ये भी आपको एक राज की बात बता रहे हैं कि उनका जो जन्मदिन है वो 15 अगस्त को आता है और जो उनकी सालगिरह आती है, शादी की सालगिरह, वो 26 जनवरी को यानी कि गणतंत्र दिवस पे आती है। हाल ही में उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है। तो आदर्श नगर विधानसभा सीट पर विधायक रफीक खान जो सिटिंग एमएलए हैं और वापस से जिनको मौका दिया गया है, तो इनको प्रत्याशी बनाया गया है। विधायक रफीक खान को, जो आदर्श नगर से विधायक हैं, उनको टक्कर दे सकते हैं। तो विधायक रफीक खान से सीनियर पार्षद उम्रदराज का हमेशा 36 का आंकड़ा रहा है। तो अब ये दिलचस्प होगा आदर्श नगर की सीट पे देखना कि कौन चुनाव जीतता है, किसके पास कितनी सीटें आती हैं, क्योंकि दोनों के बीच 36 का आंकड़ा बताया जा रहा है। तो ये आपको राज की बात बता रहे हैं। चुनाव नजदीक है, तो अब देखने वाली बात ये होगी कि जो उम्रदराज विधायक रफीक खान से सीनियर पार्षद जो उम्रदराज हैं, उन दोनों का आमना सामना होगा, जिन्होंने अभी फिलहाल में आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है। तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आदर्श नगर विधानसभा सीट से विधायक है रफीक खान, जो सिटिंग एमएलए हैं, जिनको वापस से एक बार मौका दिया है कांग्रेस पार्टी ने जनता की सेवा करने का। तो आपको एक और चीज राज की बात ये भी बता देते हैं कि जो आम आदमी पार्टी में तलवारबाजी के नेशनल चैंपियन भी रह चुके हैं और उनके जन्मदिन और शादी में भी सहयोग की दो बातें हैं। क्योंकि देखिए, रोचक सहयोग ये है कि 15 अगस्त को उनका जन्मदिन आता है और जो उनकी शादी की सालगिरह है वो 26 जनवरी को आती है। तो आपको बता दें कि रफीक खान के सामने उनको टिकट दिया गया है, दोनों आमने सामने होंगे और दोनों के बीच 36 का आंकड़ा भी बताया जा रहा है। तो अब देखना ये दिलचस्प होगा कि आखिर कौन जीतता है जनता का दिल। एक और राज की बात कर लेते हैं। एनडीए गठबंधन की गांठें अब ढीली हो गई है। राजस्थान में 3 दलों के उम्मीदवार खड़े किए गए हैं। तो एनडीए गठबंधन में शामिल एलजेपी, जेजेपी और शिवसेना शिंदे गुट ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। प्रदेश में सीट शेयरिंग को लेकर तीनों दलों में भाजपा की नहीं बन पाई है कोई भी बात। इधर आरएलपी की अगर बात करते हैं तो चुनावी मैदान में अब उतार दिए हैं उम्मीदवार। आरएलपी भी रह चुकी है एनडीए की घटकदल पार्टी। अब सीट शेयरिंग नहीं करने से फायदा होगा कि नुकसान, ये तो चुनाव परिणाम ही बताएगा। तो ये आपको एक राज की बात बता रहे हैं, जहां पर अब सीट शेयरिंग नहीं करने से फायदा होता है, क्योंकि सीट शेयरिंग कर ली गई है। अब अगर फायदा होगा तो ये चुनाव परिणाम बताएंगे, क्योंकि चुनाव नजदीक है। तो साथ ही साथ आरएलपी भी रह चुकी है एनडीए की घटकदल पार्टी। तो ये आपको राज की बात बता रहे हैं। इधर अगर आरएलपी पार्टी की बात करें, जिसके सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल है, तो उन्होंने भी उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। ये आपको राज की बात बता रहे हैं। तो साथ ही साथ अलग अलग पार्टियों की अगर हम बात करते हैं, तो प्रदेश में सीट शेयरिंग को लेकर तीनों दलों में बीजेपी को नहीं बन पाई है कोई भी बात। तो हालांकि अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि कोई गठबंधन या सीट शेयरिंग नहीं होने वाली है, लेकिन ये अपने आप में अभी सवाल बना हुआ है कि क्या एनडीए गठबंधन में एलजेपी और जेजेपी और शिवसेना शिंदे गुट ने प्रत्याशी उतार दिए हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल बना हुआ है। तो ये अब चुनाव परिणाम ही बताएंगे, क्योंकि अगर देखिए हम चाहे कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं, बीजेपी पार्टी की बात करते हैं, तो लगातार गठबंधन के कयास लगाए जाते हैं, सीट शेयरिंग के कयास लगाए जाते हैं, लेकिन अब ये कयास कम भी हो रहे हैं। तो अब इस सीट शेयरिंग का फायदा क्या इस पार्टी को मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सिर्फ चुनाव के परिणाम ही बता पाएंगे।